अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के उर्दू के 20th लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सबक नंबर 5 परिस्तान की शहज़ादी, जिसका आगाज़ हमने पिछले लेक्चर में कर दिया था। अब मज़ीद इस सबक को हम आगे पढ़ेंगे। आपके सामने सफ़ा नंबर 30 मौजूद है। मीर साहब की बीवी, मैं फिर कहूँगी कि तुमको शाबाश है, यानी मैं तुम्हारी तारीफ़ करती हूँ। सद रहमत इस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया, यानी जिसने तुम्हें दूध पिलाया, इस पर अल्लाह की रहमत हो और बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, हमें तो सुनाओ कि क्या हुआ था, क्यों गई थी परिस्तान, कैसा मुल्क है। सईदानी, वो किस्सा याद आता है, वो मुझे कहानी याद आती है, वो दास्तान याद आती है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है, यानी मुझे कपकपी सी तारी हो जाती है, मुझे बहुत खौफ आता है, डर लगता है। परिस्तान की शहज़ादी जिसके जोड़े टांकने गई थी, बहुत सर हुई, यानी बहुत मेरे पीछे पड़ गई। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सईदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, मगर मैंने एक ना मानी। मुझ पर बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों को बेमुरवत्तियाँ देखनी थी, यानी मैंने उनकी बात नहीं मानी। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था कि मैं दुनिया में वापस आऊं और दुनिया के लोगों की बेपरवाहियाँ, गफलत देखूं, उनकी बेमुरवत्तियाँ देखूं। परिस्तान में क्यों बसती, वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया, जो गोड़ घड़े का ठिकाना हो गया, ये मेरे यानी मेरे कफन दफन का ठिकाना हो गया। वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती, यानी कभी कहीं जाती कभी कहीं जाती, यानी धक्के ही मिलते रहते मुझे। मीर साहब की बीवी सईदानी भी सब अल्लाह के हाथ में है। बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने, यानी किसी इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं कि कोई किसी का रिस्क छीन सके या उसे खुद से कुछ दे सके। हर एक अपनी तकदीर का खाता है, यानी जिसकी किस्मत में जो कुछ मौजूद होता है वो वही हासिल करता है। हमारी क्या असल, हमारी क्या औकात कि किसी के साथ सलूक करें, यानी किसी के साथ कोई अच्छा बर्ताव करें। वो ज़बरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करवा रहा है, यानी अल्लाह पाक हमसे ज़बरदस्ती खुद खिदमत करवा रहा है तुम्हारी, हम नहीं कर रहे। सईदानी, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊंगी, यानी जो मुझ पर गुजरी मैं वो कहानी सुनाती हूँ। बेगम, ये वो दिन थे कि नवाब आज़मुद्दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही थी, उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। मारा मार जोड़े सिल रहे थे, यानी एक के बाद एक जोड़े सिल रहे थे। अव्वल तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा, शुरू में तो मुझे वहीं रहना पड़ा। काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली आती। एक रोज़ जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, यानी स्कूल से भागते हैं, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा, यानी मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं उनके घर जाऊं, और कई जगह से बुलावे आए, ना गई, यानी बार बार मुझको बुलाया जाता रहा लेकिन मैं वहाँ ना गई। शायद जुम्मा था, कितने ही दिन नहाए को हो गए थे, खूब नहाई, शाम हो गई। बोनट पुलाव कहते हैं जी, चने का पुलाव, सब्ज़ चने का पुलाव मुझे खूब भाता है, मुझे बहुत पसंद है। मामा से बोनट पुलाव पकवाया, थकी थकाई लेटी थी, इतने में झुटपटा हो गया, यानी अचानक से मुझे रोशनी की किरण महसूस हुई और हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा हो गया, यानी शाम का वक्त था। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी, सईदानी बी को सरकार ने याद किया है, पेनस भेजी है, जिस तरह बैठी हो इसी तरह फ़ौरन चली आओ। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी, यानी मैं बार बार कहने पर जाया करती थी। ऐसे बेवक्त, यानी बग़ैर वक्त के, एक मुतय्यन वक्त के, और भावन की पकवाई हुई चीज़, यानी अपनी पसंद की पकवाई हुई चीज़ छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। लेकिन होने वाली बात मैंने ज़रा इनकार ना किया, लेकिन जो काम होना होता है उसके लिए इंसान इनकार नहीं कर पाता। बाहर से और मैंने ज़रा इनकार ना किया और जैसे बैठी थी सफ़ेद चादर सर पर डाल सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली था, यानी सिर्फ 2 आने देने पर मैं वहाँ पहुँच सकती थी। काजी वारे से निकले और खानम का बाज़ार आया। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना आया, जब बहुत देर हो गई और हटो बच्चों की आवाज़ ना आई, यानी मुझे कोई शोर शराबा महसूस ना हुआ, बाज़ार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए, यानी बाज़ार में भी कोई रोशनी की किरण दिखाई ना दी, तो पर्दे की झड़ी ली, यानी जो पर्दे की जो ओट थी मैंने उसको खोला। अब जो देखती हूँ तो जंगल साएं साएं कर रहा है, यानी बिल्कुल खामोशी तारी है, और पेनिस को जैसे पहिए लगे हुए हैं, उड़ी चली जा रही है। कलेजा धक से हो गया, यानी मैं एकदम से मुझे धचका पहुंचा, बदन में सनसनियाँ आने लगी, यानी ठंडे पसीने आने लगे, हाथ पांव ठंडे पड़ गए कि ये क्या गज़ब हुआ कि एकदम कपकपी तारी हो गई कि मेरे साथ क्या मामला हो गया। ये मोहे कहार
कहाँ लिए जाते हैं? मोए कहार कहते हैं जी, कहार कहते हैं जी डोली उठाने वाला। इस जंगल में कौन सी सरकार है? लेकिन मरता क्या ना करता, दिल करा के मैंने अपनी आवाज़ निकाली कि मैं इतना डर चुकी थी कि फिर भी मैंने हिम्मत करके अपनी आवाज़ निकाली और पूछा, ए कमबख्तो, ए बदनसीबो, मुँह से तो फूटो, मुँह से तो बोलो, मुझे कहाँ ले जाओगे? अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है? हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सईदानी भी खफा क्यों होती हो, नाराज़ क्यों होती हो? बादशाह सलामत ने बुलाया है, कोई दम में महलात दिखाई देते हैं। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है, डोली के पास खड़ा बोल रहा है। मुंह निकाल कर जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचाकी शक्ल का आदमी था, यानी ऐसा अजीबोगरीब था, अजीब सा, बकरे का सा मुंह, घोड़े की सी टांगें, और पालकी आप ही आप चली जाती थी। और ऐसा नहीं था कि वो खुद चला रहा था, बल्कि खुद ब खुद डोली जो थी वो चलती चली जा रही थी। ना कहार थे, ना कहारियाँ, ना डोली उठाने वाला था, ना डोली उठाने वालियाँ थीं। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा, मुझे लगा मेरा सांस बंद होने लगा है। आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी, यानी अल्लाह को याद करने लगी। ढेर होकर रह गई, यानी एक तरह से अपने जिस्म को वही छोड़ दिया, हिम्मत छोड़ दी। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना, आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना। यानी मैंने सोचा कि एक दिन तो मरना ही है, अगर मैं मरने के करीब भी इस वक्त पहुँच चुकी हूँ तो डरना किस बात का। ललकार कर बोली, जोश के साथ बोली, अरे जवां मर्ग, अरे तुम्हें जवानी में मौत आए, तू कौन है, जिन या भूत? याद रख मैं सैयदानी हूँ, मुझको बता, नहीं तो जलकर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे, यानी अपनी खैरियत चाहता है तो मुझे यहीं पर उतार दे। इसने कहा, सैयदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं, खातिर जमा रखो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारी शहज़ादी की शादी है, कपड़े सीकर चली आना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा, आंखें खोल कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रखी थी, यानी बेहद ही शानदार बेहतरीन किस्म का जो दरवाज़ा था वहाँ पर डोली रख दी गई। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था, सुई गिर पड़े तो उठा लो। और मज़ा ये कि सूरज था ना चाँद, यानी ना सूरज था ना चाँद मौजूद था, फिर भी रोशनी थी। ना फानूस कहीं दिखाई दे रहे थे, ना लालटेन। चौबदार बारीदार मर्द हैं, चौबदार बारीदार यानी जो रखवाले हैं, जो चौबाड़े पर भी खड़े हैं, जो दरवाजे पर भी मौजूद हैं, इधर के उधर हो रहे हैं। आसमान पर से अजब अजब तरह की बाजों की आवाज़ें आ रही थी। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई, यानी जो कुछ मुझ पर गुजरा था वो सारी तकलीफ़ मैं भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है, ये गहमा गहमी रौनक तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती। किस्से कहानियों में जैसी परियों का जिक्र सुना है, ऐसी एक परी शानों पर बाल बिखरे हुए, बाजुओं पर पड़ मेरे पास आई और महीन आवाज़ में बोली, यानी बहुत ही बारीक सी हल्की सी आवाज़ में बोली, सईदानी भी बड़ी रास्ता दिखाया तुमने यहाँ का। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आओ चलो मैं तुमको महल के अंदर ले चलूँ। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह और इस परी के साथ साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी, बहार रौनक थी, खूबसूरती थी। हज़ारों परियां गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद यानी छोटा कद, ज़र्क बर्क कपड़े यानी चमकदार कपड़े, झिलमिल करते कपड़े, हंसी चोहलें करती, शरारतें करती, अटकेलियाँ करती, अहली गहली फिर रही थी कि वो आपस में शरारतें करती और अटकेलियाँ करती फिर रही थी। चमन ऐसा कि ना देखा ना सुना, यानी बाग वहाँ पर ऐसा था जो मैंने पहले कभी ना देखा था ना इसके बारे में सुना था। हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जुमुर्द के पत्ते, फलों की जगह कहीं लाल लाल कहते मोती, कहीं नीलम, कहीं फुकराज, ये पत्थरों के मोतियों के नाम हैं। फूलों पर ये आलम के जैसे हीरे चमक रहे हों, ऐसे लगता था फूलों को देखकर कि वहाँ पर कलियाँ नहीं खिल रही बल्कि हीरे चमक रहे हैं। कलियाँ थी कि सुराहीदार मोती, यानी बहुत ही बारीक जैसे मोती होते हैं। खुशबू से दिमाग महका जाता था और इतनी खुशबू थी वहाँ कि दिमाग जो था वही ऐसा लगता था कि खुशबू का एक बाज़ार लग गया है दिमाग में। हौज़ों का पानी अल्लाह अल्लाह, हौज़ कहते हैं जी, छोटा सा एक बनाया जाता है, हौज़ सा बनाया जाता है, यानी जहाँ पर थोड़ा सा पानी मौजूद होता है जिसमें बतखें वगैरह मौजूद होती हैं। हौज़ों का पानी अल्लाह अल्लाह, चांदी के वर्क, चांदी के जो सफ़े थे बिखरे हुए मालूम होते थे। फवारों में से मोतियों की बौछार हो रही थी, बारिश हो रही थी, यानी बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था।